नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं रणवीर सिंह राठौड़ और हम लोग पढ़ेंगे भारतीय इतिहास को। साथियों, कैसे हो आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। और अब अपन साथियों हम अपने विषय पर आते हैं। विषय हमारा इतिहास चल रहा है और इतिहास में हम भारतीय इतिहास को पढ़ रहे हैं। और भारतीय इतिहास के अंदर साथियों हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल चल रहा है और जिसका नाम है गुप्त काल। गुप्त राजवंशों के तहत हमने सारी बातें पढ़ी और अब गुप्त जो काल की अपनी एक कक्षा है, ये आज अंतिम कक्षा होगी साथियों, और बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा रहने वाली है। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा, उसी कक्षा से हम आगे शुरू करते हैं। पिछली कक्षा में साथियों हमने पढ़ा था कि हम गुप्त काल की विशेषताएं पढ़ रहे थे। और गुप्त काल तो आप सब लोग जानते हो, है ना, 240 से लेकर 550 का जो काल माना जाता है गुप्त काल, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी है। अब अपन गुप्त काल की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। इसके तहत हमने कुछ प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक इत्यादि विशेषताओं को पढ़ा था। फिर हमने चर्चा की थी कि गुप्त काल में कला, साहित्य व विज्ञान का विकास है, वो कैसे हुआ था। तो इसमें भी साथियों हमने एक पॉइंट पहले पढ़ लिया था। अब हमारे पास साहित्य व विज्ञान यानी दो क्षेत्र हैं, वो बचे हुए हैं, तो इनको लेते हैं इस कक्षा में साथियों। आप एक एक शब्द को, है ना, मतलब एक एक शब्द पर नजर बनाए रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आज की कक्षा। तो आज हम लेंगे दो बिंदु हमारे पास, साहित्य व विज्ञान, है ना, ये विशेषताएं हैं इसकी गुप्त काल की विशेषताएं साथियों। ठीक है, तो लेते हैं सबसे पहले एक नंबर बिंदु हम ले लेते हैं साथियों, साहित्य। यानी गुप्त काल के अंदर साहित्य के अंदर कितनी तरक्की हुई। साहित्य, गुप्त कालीन साहित्य की चर्चा करते हैं, यानी यहाँ पर साहित्य का विकास करने वाले कौन कौन थे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न की चर्चा वहां पर आपने की थी, तो उन्हीं नवरत्नों की यहाँ हम कुछ चर्चा करेंगे। तो देखिए उनमें से बहुत सारे यहाँ पर आने वाले हैं। तो अब ले लेते हैं कुछ, यहाँ हमें राइटरों को पढ़ना होगा और उनकी रचनाओं को हमें लेना होगा साथियों। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर गुप्त काल की चर्चा करें और साहित्य की चर्चा करें तो एक व्यक्ति का नाम बहुत महत्वपूर्ण है जो आपके दिमाग में भी आ चुका होगा, कालिदास। तो सबसे पहला जो आप जिस नाम को लिखने जा रहे हो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, कालिदास। एक बात आप लोग लिख लेना, संस्कृत एक अंग्रेजी के महान राइटर थे और वैसे संस्कृत के महान राइटर तो ये कालिदास ही है। ठीक है, लेकिन एक अंग्रेजी के महान राइटर थे जिसका नाम था विलियम शेक्सपियर। ठीक है, हेमलेट उनका नाटक बहुत प्रसिद्ध है। तो देखिए उन्हीं मतलब उनकी और इनमें यानी कालिदास में समानता व्यक्त की गई और ये बताया गया कि भारत के शेक्सपियर कौन है, कालिदास है। तो एक बिंदु बहुत छोटा सा और संक्षेप में आप लोग ये लिख सकते हो, भारत का शेक्सपियर कौन है भाई, कालिदास। पूछा जा सकता है परीक्षाओं में। अब कालिदास की कुछ रचनाओं की चर्चा हम लोग करेंगे साथियों। कालिदास की अगर अपन रचनाओं की चर्चा करें तो कालिदास ने क्या लिखे थे। अगर अपन कालिदास की रचनाओं की बात करें, वैसे तो मैं हर रोज आप लोगों को ये रचनाएं बीच बीच में बताता रहता हूं, लेकिन यहाँ पर अपन थोड़ी सी व्यवस्थित रूप में पढ़ेंगे। तो कालिदास के साथियों 4 काव्य थे और 3 नाटक थे। कालिदास ने क्या लिखे, यानी कालिदास की अगर रचनाओं की चर्चा अपन लोग करें तो कालिदास ने साथियों 4 काव्य और 3 नाटक लिखे थे। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। अब 4 काव्यों की भी चर्चा करें तो यहाँ पर भी इसको भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। 2 भागों में कैसे बांटा जा सकता है, 4 काव्यों के अंदर साथियों 2 महाकाव्य और 2 आपके क्या हो जाएंगे, खंड काव्य। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 2 और 2 4। अभी तक मैंने इनका नाम नहीं लिखा है। ठीक है, तो थोड़ा सा नाम देख लीजिए। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे तो ये हो जाएगा रघुवंशम। क्या हो जाएगा, रघुवंशम। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ अपन दूसरे महाकाव्य की चर्चा करेंगे तो वो है कुमार संभवम। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, कुमार संभवम। ठीक है, तो ये लीजिए आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर अपन दोनों ही काव्यों की बात करें तो ये है कुमार संभव। और इधर देखिए 2 खंड काव्य। अब ये 2 खंड काव्य कहाँ से लाएंगे, बहुत सरल है। पहला खंड काव्य अगर चर्चा करेंगे साथियों तो मेघदूत हो जाएगा। क्या, कौन सा, मेघदूत। और एक और अपन चर्चा करेंगे तो वो है साथियों ऋतुसंहार।
ऋतु संहार, याद ही कर लेना है यहाँ पर। अभी मैं एक बार रिवाइज करवा दूंगा। तो कालिदास भारत के शेक्सपियर इन्हें कहा जाता था। 4 काव्य, 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य, रघुवंशम और कुमार संभव इसके महाकाव्य थे, और खंड काव्य क्या है, मेघदूत और ऋतु संहार। ठीक है, तो अब ये 3 नाटक भले ये कहाँ पर रह गए, बहुत इंपॉर्टेंट ये बिंदु भी है साथियों। 3 नाटक है कालिदास के, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को लिखा देता हूं। एक तो है मालविका अग्निमित्र, बहुत महत्वपूर्ण है, मालविका अग्निमित्र। ये कालिदास का एक बहुत ही फेमस नाटक है, प्रसिद्ध, तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, मालविका अग्निमित्र। एक है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। अब एक बचा अपने पास, तो उसको भी लिख लीजिए साथियों, ये 3 नंबर है अपना, और वो कौन सा है, विक्रमो उर्वशीम। तो ये लीजिए साथियों तीसरा, विक्रमोर्वशीम। विक्रम और उर्वशी, ठीक है, तो जोड़ करके आप संधि विच्छेद करके बना दिया गया विक्रमोर्वशीम। ठीक है, तो ये लीजिए, तो मालविका अग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमा उर्वशीम। ठीक है, तो देखिए कालिदास के बारे में पढ़ा है, जो कि हमने चर्चा की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या था, नवरत्नों में से एक था, संस्कृत के महान विद्वान है साथियों। ये किसके हैं, संस्कृत के महान विद्वान। ठीक है, तो कालिदास जिसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। 4 काव्य हैं, 2 महाकाव्य, एक रघुवंशम और दूसरा कुमार संभव, खंड काव्य मेघदूतम और ऋतु संहार। देखो मेघ और ऋतु दोनों मिलते से शब्द है, रघु और ना वंश का ही कुमार होता है, तो इन दोनों को अलग से याद कर लेना। और ये 3 नाटक है, मालविका अग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमा शौर्यम। साहित्य की चर्चा कुछ और आगे बढ़ाते हैं साथियों हम लोग। साहित्य के बारे में अगर चर्चा करें तो एक व्यक्ति मेरे दिमाग में और आ रहा है, वो है विशाख दत्त। विशाख दत्त की जैसे ही चर्चा करोगे तो आप लोगों को सबसे पहले 2 रचना इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लिखनी होगी। 2 रचनाएं साथियों, एक रचना का नाम तो है ना, आप लोग बार बार पढ़ते हो, मुद्रा राक्षस। एक का नाम है देवी चंद्रगुप्त। ठीक है, तो लीजिए देवी चंद्रगुप्त, एक तो ये है आपकी इसकी रचना, और एक रचना है साथियों मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस बार बार मैंने ये बताया आप लोगों को बीच बीच में, तो अब एक बार रिवाइज भी हो रहा है। तो विशाख दत्त, देवी चंद्रगुप्तम, और है ना, मैं लगा देना गुप्तम, और ये है मुद्रा राक्षस। और ये जो नाटक है, ये एक नाटक है मुद्रा राक्षस इनका, और इसमें कोई नायिका नहीं है, ये बात ध्यान रखना, नायिका विहीन नाटक है ये, नायिका विहीन नाटक। ठीक है, और इसके पात्र कौन है, सीएम प्लस चाणक्य, ये बात भी आप लोग याद कर सकते हो, सीएम प्लस चाणक्य इसके क्या है, पात्र है। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस, तो ये था साथियों विशाख दत्त। इसके बाद साहित्य के तहत अपन कुछ और नामों को लेते हैं, शायद आप लोगों ने लिख लिया तो मैं इसको मिटाकर लिख देता हूं, एक नाम यहाँ नीचे लिख देता हूं। विशाख दत्त के बाद में आप चर्चा करोगे साथियों शूद्रक की, तो ये एक शब्द आ गया शूद्रक। इसकी रचना का नाम क्या है, मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम ये शब्द भी आपने कई बार सुन लिया होगा, मृच्छकटिकम, ये इसकी रचना का नाम है मृच्छकटिकम। ठीक है, तो ये इसकी रचना है, किसकी, शूद्रक की रचना साथियों। ठीक है, उसके बाद अपन लोग कुछ और महत्वपूर्ण है ना रचनाओं की ओर आगे बढ़ते हैं। एक है साथियों विष्णु शर्मा, और विष्णु शर्मा का जैसा ही नाम आया तो आपके दिमाग में एक रचना आनी चाहिए, पंचतंत्र। ये सारी रचना इसी समय लिखी गई है, पंचतंत्र किसकी थी, विष्णु शर्मा की थी। एक व्यक्ति है जिसका नाम है वसुबंधु, वसुबंधु बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, वसुबंधु। अभिधम्ब कोश, अभिधम्ब कोश, ये कौन, ये रचना किसकी, अभिधम्ब कोश वसुबंधु की है। ठीक है, उसके बाद अपन चर्चा करें वसुबंधु के, फिर आगे निकल जाएं तो एक ध्यान रखना अमर सिंह, अमर सिंह जो कि सीएम का क्या था आप सब लोग जानते हो, नवरत्न। तो अमर सिंह की रचना है अमर कोश, ये तो बहुत सरल है, अमर सिंह की रचना का क्या नाम है, अमर कोश है। अमर सिंह की रचना कौन सी है,
अमर कोश है। तो देखिए फटाफट रिवाइज कर लीजिए, कालिदास की 2-3 बार रिवाइज मैंने कर दी है। विष्णु शर्मा का कौन सा पंचतंत्र है? अमर सिंह अमरकोश, अमर सिंह की रचना अमरकोश। शूद्रक की क्या है? मृच्छकटिकम। और इधर वसुबंधु की कौन सी है साथियों? अभिधम्मकोश है। और देवी चंद्रगुप्त और मुद्रा राक्षस दोनों किसकी है? विशाख दत्त की रचनाएं हैं। साहित्य के तहत हम कुछ महत्वपूर्ण चीजों को पढ़ रहे हैं, तो अब कुछ और चीजों को भी यहाँ पर लेते हैं। ये शायद आप लोगों ने लिख ली होगी, तीनों प्रकार की, है ना, तीनों प्रकार की चीजें, जैसे खंडकाव्य और महाकाव्य। महाकाव्य में रघुवंश और कुमार संभव, और उधर वो दोनों हो जाएंगे मेघदूत और ऋतु संहार। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र और अमर सिंह की अमरकोश, और विशाख दत्त की दोनों देवी चंद्रगुप्त, मुद्रा राक्षस, सीएम और चाणक्य। नायिका भी नाटक है मुद्रा राक्षस, ध्यान रखना। और नायिका विहीन का मतलब समझ गए, इसमें नायिका नहीं है कहीं पर भी, है ना, स्त्री पात्र नहीं। शूद्रक तो मैंने यहाँ पर बता ही दिया, मृच्छकटिकम। और वसुबंधु आपका क्या हो गया साथियों? अभिधम्मकोश। उसी प्रकार अमरकोश है, तो वो किसका साथियों? अमर सिंह का है, ठीक है। अब देखिए कुछ एक आध नाम मैं और ले लेता हूं बीच बीच में, आप लोगों के दिमाग में भी आ जाएगा। एक है साथियों भारवी। भारवी। एक और नाम लिख सकते हो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, भास। भारवी। और एक नाम लिख सकते हो आप लोग, क्या साथियों? भास। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही शब्द, अगर गौर करें तो। भारवी की रचना की बात करोगे साथियों, कीर्तार्जुनियम। कीर्तार्जुनियम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारवी की रचना है कीर्तार्जुनियम। तो भास, भास की रचना तो आप पहले से ही जानते हो, सौपन वास्वदत्ता। सौपन वास्वदत्ता, ठीक है। तो ये किसकी रचना है साथियों? भास की है, सौपन वास्वदत्ता। एक और ध्यान रख लेना, नारायण पंडित की अगर चर्चा करोगे तो हितोपदेश रचना किसकी हो जाएगी साथियों? नारायण पंडित की हो जाएगी। एक मैं और लिखा देता हूं, ये लिख लीजिए पहले तो, नारायण पंडित। नारायण पंडित हितोपदेश, हित और उपदेश, तो ये हो गया हितोपदेश। ये रचना नारायण पंडित की है। और फिर आपका एक और विद्वान वात्सायन, मतलब क्या लिखता है भैया? काम सूत्र। बार बार पढ़ा आपने, काम सूत्र पर लिखी हुई रचना सबसे प्राचीन, बहुत महत्वपूर्ण है। काम के बारे में, यानी यौन संबंधों के बारे में सारा विस्तार से बताया गया है। भास, सौपन वास्वदत्ता, तो ये भी इसमें ध्यान रख लेना। और कीर्तार्जुनियम साथियों, ये आपका क्या है? भारवी। भारवी कीर्तार्जुनियम, दोबारा देख लीजिए, भास, सौपन वास्वदत्ता, नारायण पंडित, हितोपदेश, वात्सायन, कामसूत्र, ठीक है। तो भारवी यानी कि कीर्तार्जुनियम, ठीक है। अर्जुन पर क्या था? महाभारत के युद्ध का भार था। अर्जुन पर महाभारत के युद्ध का क्या था? भार था। तो भारवी कीर्तार्जुनियम, ठीक है। और इधर क्या लिखोगे? भास। आभास किसका होता है? सौपन का, ठीक है। सौपन वास्वदत्ता न लिखना यहाँ पर, सौपन वास्वदत्ता, ठीक है। वास्वदत्ता भास, ओके। वास और भास वैसे भी लिंक कर सकते हो। और इधर क्या है? नारायण पंडित। पंडित क्या चाहता है? सबका हित चाहता है, और हित के साथ साथ उपदेश देता है, तो हितोपदेश। और उधर विष्णु शर्मा का पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा। विष्णु शर्मा की अभी अभी हमने रचना पढ़ कर आए हैं, 1 मिनट पहले विष्णु शर्मा की रचना पढ़ी है। और आप लोगों को जरूर याद होगा, हमने 2 चीजें पढ़ी थी। एक तो वहां पर हमने अभिधम्म कोश पढ़ा था, वो तो था अपना कौन सा साथियों? अभिधम्म घोष की चर्चा करते हैं, तो वो हमने पढ़ा था अभी अभी वसुबंधु का। इसी प्रकार हमने एक रचना पढ़ी थी किसकी? अमर, एक कोश पढ़ा था, 2 कोश पढ़े थे, अभिधम्म कोश और अमर कोश। तो दोनों किस किसके थे? पास पास में पढ़ा था, ठीक है। और एक हमने पढ़ लिया था किसका? देखो ये तो नारायण पंडित है, इसकी रचना तो हितोपदेश है। तो एक कौन था? विष्णु शर्मा, जिसकी रचना कौन सी है? पंचतंत्र, ठीक है। लेकिन काम सूत्र किसकी है? वात्सायन की है, ठीक है। तो ये आप लोगों का प्रश्न, ये आप लोगों का विकल्प पूरा हुआ। तो साहित्य के क्षेत्र में साथियों इतने यहाँ पर विद्वान थे, ये सारे के सारे गुप्त काल से संबंधित थे। तो मुझे लगता है कि आपको एक एक बिंदु सही ढंग से समझ में आ गया होगा। तो ये लीजिए साथियों, साहित्य के बारे में चर्चा कर ली। तो अब अगला बिंदु मैं शुरू कर रहा हूँ, वो क्या है? विज्ञान। साहित्य के बारे में हमने चर्चा कर ली, तो विज्ञान की चर्चा करते हैं, जिसमें गणित साथ में आ ही जाएगा और भूगोल भी उसमें शामिल कर लेंगे हम लोग।
कक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द आप बने रहिए अंतिम तक, है ना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। हाँ, एक चीज और याद करो तो कर लेना, साहित्य में एक चीज और लिख लेना, सॉरी मैं उसे भूल रहा हूं। सिद्ध सेन नामक एक व्यक्ति और है, सिद्ध सेन, इसको भी लिखना। इसकी रचना है न्यायावतार। ठीक है, सिद्ध सेन, साहित्य में लिख लेना इसको, न्यायावतार। ठीक, सिद्ध सेन न्यायावतार। तो इसी के साथ ये हो गया साहित्य का विवरण पूरा। अब ले लेते हैं विज्ञान। अगर विज्ञान की चर्चा साथियों हम लोग कर रहे हैं तो सबसे पहले विज्ञान के अंदर गणित तो होती है, आप सब लोग जानते हो, बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक महान भारत के व्यक्ति को, जिसके नाम पर भारत का नाम भी पड़ा हुआ है, आर्यभट्ट। ये लीजिए आर्यभट्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्यभट्ट। जैसे ही आर्यभट्ट की बात आप लोगों के दिमाग में आई है तो आपके दिमाग में एक प्रश्न तो फटाफट आ जाना चाहिए, और वो ये कि आर्यभट्ट की जो पुस्तकें हैं, यानी इनकी रचनाएं हैं, वो कौन सी है पुस्तकें, तो ये कौन सी है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्यभट्टीय। इसकी रचना का नाम क्या, आर्यभट्टीय। तो अब देखिए ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, हम आर्यभट्ट की चर्चा कर रहे हैं साथियों। ठीक है, और अब देखिए आर्यभट्ट की एक रचना, तो ये एक और रचना है आर्यभट्ट की, उसके ऊपर भी आप लोगों को क्या करना होगा, थोड़ी सी चर्चा करनी होगी। 10 गीति का सूत्र। ठीक है, एक और रचना आर्यभट्ट की, जिस रचना के बारे में बता देता हूं। पुस्तकें एक तो ये हो गई, और एक हो गई 10 गीति का सूत्र। ये लीजिए 10 गीति का सूत्र, आर्यभट्ट की एक और रचना। अब साथियों ध्यान रखना, आर्यभट्ट को भारत को क्या देन थी, यानी विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने क्या दिया, तो ध्यान रखना मैं यहाँ पर आर्यभट्ट की देन सीधा लिख रहा हूँ, यानी आर्यभट्ट की देन, योगदान कह सकते हैं हम लोग। और ये योगदान क्या था साथियों, देखिए एक तो इसने क्या काम किया, वैसे तो आप इन चीजों को जानते हो लेकिन फिर भी मुझे बताना बहुत जरूरी है, पृथ्वी की परिधि याद करना इन्होंने सिखाया, इसी ने बताया पृथ्वी की परिधि। दूसरी बात ही पृथ्वी से संबंधित है, और वो क्या है, पृथ्वी की परिभ्रमण एवं परिक्रमण गति। ये भला क्या होती है, सब लोग जानते हो, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो परिक्रमण है, और जब वो सूर्य के चारों ओर घूम रही है तो वो क्या है, परिभ्रमण है। बताने की आवश्यकता नहीं, तुम सब समझदार हो बड़े बड़े। तो पृथ्वी की परिभ्रमण एवं परिक्रमण गति के बारे में बताया किसने, आर्यभट्ट ने बताया साथियों। एक और ध्यान रख लेना, ज्वार भाटा के बारे में भी बताया, ज्वार भाटा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण। और एक तो आप सब लोग जानते हो, शून्य की खोज। इसके सिद्धांतों को आगे जाकर के हम चर्चा करेंगे, ब्रह्मगुप्त की, तो वहां पर चर्चा करने वाले हैं शून्य के सिद्धांतों को, उसने भी समझाया था। ठीक है, तो देखिए आर्यभट्ट पुस्तकें, आर्यभट्टियम 10 गीति का सूत्र, इसकी साथियों क्या है, ये भी दूसरी पुस्तक है। और दैन क्या है साथियों, पृथ्वी की परिधि बताई, पृथ्वी को परिभ्रमण एवं परिक्रमण गति इसने बताई, और ज्वार भाटा, सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के बारे में बताया, और शून्य की खोज की साथियों। ये आर्यभट्ट को मतलब आर्यभट्ट की विज्ञान के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में दिया गया बहुत ही बड़ा योगदान था साथियों। ये आर्यभट्ट साथ साथ में क्या थे, गणितज्ञ भी थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे परिधि की बात आई है तो हमें अपने आप पता चल गया कि परिधि जैसी चीजें हम का त्रिज्या, परिधि, ये सारे है ना चीजें, क्षेत्रफल वगैरह सारे हम गणित में क्या करते हैं साथियों, निकालते हैं। अब देखिए इसके बाद एक और विद्वान की चर्चा हम लोग कर लेते हैं, विज्ञान की बात कर रहे हैं, गणित की बात कर रहे हैं, तो एक और गणितज्ञ की चर्चा करते हैं, भास्कर। और ये भास्कर है द्वितीय, ये बात ध्यान रखना, भास्कर नाम के कई विद्वान हुए हैं, तो उसमें ये भास्कर है आपका द्वितीय है। अब आपसे ये पूछा जाएगा
कि इस भास्कर द्वितीय की कोई रचना है क्या? बिल्कुल साथियों, भास्कर द्वितीय एक गणितज्ञ था साथियों। ये एक क्या था? गणितज्ञ, ठीक है। और इसकी रचना है सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि। यहां से एक बहुत अच्छा सा प्रश्न बनता है। कई बार क्या होता है कि इसके भाग है इस सिद्धांत शिरोमणि के, इन भागों को सीधा पुस्तक मान लिया जाता है। ये कैसे माना जाता है मैं बताता हूं। सिद्धांत शिरोमणि गणितज्ञ है कौन साथियों? भास्कर द्वितीय, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिद्धांत सॉरी ये नाम मैं आधा लिख पा रहा हूं, पूरा लिखता हूं इसको मैं। सिद्धा नहीं है, सिद्धांत शिरोमणि है। सिद्धांत शिरोमणि, ये लीजिए सिद्धांत शिरोमणि। इसके साथियों 4 भाग है। इसके कितने भाग है? 4 भाग। अब आप कहोगे तो गड़बड़ हो गया, एक भाग भी नहीं याद होता, 4 कैसे होगा? बिल्कुल आप लोग चारों के चारों याद कर लेते हो, कोई दिक्कत भी नहीं है। पहला जो इसका भाग है साथियों वो है लीलावती। क्या है? लीलावती, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा भाग है बीज गणित। कौन सा भाई? बीज गणित, ठीक है। आप लोग पढ़ते आ रहे हो, अलजेब्रा के बारे में चर्चा आप लोग करते हो। और तीसरा और चौथा 2 भाग है, ये है ग्रह। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर अपन चर्चा करते हैं ग्रह गणितीय, गणितीय ध्याय, ग्रह गणितीय ध्याय, इनका एक और ग्रंथ, मतलब इसी ग्रंथ के 4 भाग है तो इसमें तीसरा भाग है। और एक और मैं आप लोगों को बता देता हूं साथियों, चौथा, अगर चौथे की चर्चा करें तो वह है गोलाध्याय। गोलाध्याय, तो क्या समझे गोलाध्याय से? और नाम तो देखो, ग्रह और गोला, गोला मीन्स गोल, जो गोल है पृथ्वी गोल आप सब लोग जानते हो, तो उसी प्रकार इन दोनों में थोड़ा सा बता देता हूं। ये तो है ना एक पूरे गणित की है, मैथमेटिक्स गणित है। और ये बीज गणित तो आप जानते हो, अलजेब्रा है, तो ये बीज गणित है, बीज गणित पर आधारित है, नाम से ही पता चल रहा है, आप सब लोग पढ़कर आ रहे हो। और ये है ग्रह गणिताध्याय। और ये दोनों, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 2 बात बता दी आप लोगों को अलग से, ठीक है। हाँ, ग्रह गणिताध्याय, बीज गणित। थोड़ा सा यहाँ पर एक गड़बड़ हो रहा है, मैं थोड़ा सा चेक करता हूँ इस गड़बड़ को। ग्रह गणिताध्याय और गोलाध्याय, हाँ ठीक है, दोनों सही है तो फिर ये, हाँ। तो देखिए ग्रह गणिताध्याय और गोलाध्याय, इन दोनों रचनाओं का में जो वर्णन है, ग्रह से थोड़ा ध्यान रखना। ग्रह आप सब लोग जानते हो, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह? 8, 9 नहीं है, 8 ग्रह, ठीक है। तो इन 8 ग्रहों के बारे में कुछ जानकारी। और ये गोलाध्याय यानी गोल जो है उसका अध्ययन करना। तो गोल तो आप सब लोग समझ गए होंगे, तो ये है खगोल शास्त्र पर आधारित, खगोल शास्त्र पर आधारित रचना है। तो ये है साथियों आपका एक और रचनाकार जिसका नाम है भास्कर, है ना, द्वितीय, जो कि गणितज्ञ है। सिद्धांत शिरोमणि इसकी पुस्तक का नाम है। कई बार सीधा पूछा जाता है लीलावती किसकी पुस्तक है, तो आप कभी भी भ्रमित मत होना, ये लीलावती और ये आपका सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि की 4 भाग है, तो बीज गणित, ग्रह गणिताध्याय, और ये आप लोगों का एक बच गया कौन सा? गोलाध्याय। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों भाग किसके हैं? सिद्धांत शिरोमणि के। तो कई बार ये लीलावती सीधा आ जाता है, गणित पर आधारित पुस्तक है। और ये एक बहुत ही महान क्या थे साथियों? गणितज्ञ थे, ठीक है। अब मैं एक और विद्वान यहाँ पर आप लोगों के सामने चर्चा में लाता हूँ, वो है धन्वंतरी। धन्वंतरी के बारे में मुझे लगता है आप सब लोग पहले से ही जानते हो धन्वंतरी के बारे में। धन्वंतरी जयंती भी आती है, धनतेरस भी आता है, आप सब लोग वो भी जानते हो, दीपावली से पहले, है ना। तो एक चीज ध्यान रखना, धन्वंतरी की आपसे कोई रचना पूछेगा तो ये एक चिकित्सक थे, आप सब लोग वो भी जानते होंगे। तो एक रचना है नवनीतकम, नवनीतकम इनकी रचना है। तो ये पुस्तक है इनकी, ये बात आप लोग ध्यान रख लेना। धन्वंतरी नवनीतकम इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। एक बार में 1 मिनट में रिवाइज करता हूँ। आर्यभट्ट पुस्तकें, आर्यभट्टीय 10 गीति का सूत्र, देन क्या है? पृथ्वी की परिधि, पृथ्वी की परिभ्रमण या परिक्रमण, हटना नहीं है, सीधा याद हो जाएगा। ज्वार भाटा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और शून्य की खोज। इधर भास्कर द्वितीय, सिद्धांत शिरोमणि 4 भाग, लीलावती, बीज गणित, ग्रह गणिताध्याय और गोलाध्याय, ठीक है। ये गणित पर है, ये बीज गणित, ये भी गणित है लेकिन ये बीज गणित है। और ये आपका खगोल शास्त्र पर आधारित है, ग्रह गणिताध्याय और गोलाध्याय साथियों। अब लीजिए आर्यभट्ट के बाद में एक और विद्वान की चर्चा करूंगा,
वो आप लोगों ने लिख लिए होंगे, भास्कर द्वितीय के बारे में और धन्वंतरी के बारे में। वराहमिहिर, अगर आपने नाम सुना होगा चंद्रगुप्त के बारे में, वहीं पर हमने चर्चा की थी द्वितीय के। वराहमिहिर और वरुचि दोनों की चर्चा की थी, वह पर दो थे, वराहमिहिर और वरुचि। तो देखिए वराहमिहिर की चर्चा करोगे तो यहाँ पर आपकी इसकी रचनाएं डायरेक्ट याद करनी होगी। लघु जातक, एक है साथियों वृहत जातक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही वृहत का नाम आया तो एक नाम और याद कर लेना, वृहत संहिता, यह भी है। वृहत संहिता भी किसकी रचना साथियों? वराहमिहिर की है। एक और रचना आप लोगों को देखने को मिलेगी, जैसे वहां पर आप लोगों ने पढ़ा था है ना, जब आर्यभट्ट को पढ़ रहे थे तो वहां पर 10 गीति का सूत्र पढ़ा था, तो यहाँ पर आपको पंच सिद्धांतिका पढ़नी होगी। क्या पढ़नी होगी? पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका ये रचना किसकी है? वराहमिहिर की है। तो इन रचनाओं पर भी आप लोग क्या कर सकते हो, आराम से ध्यान दे सकते हो और याद कर सकते हो। तो वराहमिहिर के बारे में साथियों हमने पढ़ा। अब मैं आपको एक विद्वान है जिसके और आप लोगों को ध्यान आकर्षित करता हूं, जिसका नाम है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। ब्रह्मगुप्त की चर्चा जैसे ही करोगे तो आप लोगों को सबसे पहले है ना एक चीज ध्यान रखना होगा। एक इसके लिए फेमस चीज है, वो है भारत का, इन्हें कहा जाता है न्यूटन। भारत का न्यूटन, इन्हें क्या कहा जाता है साथियों? भारत का न्यूटन। वैसे आप सब लोग जानते हो न्यूटन क्यों प्रसिद्ध है, आप बताने की आवश्यकता नहीं। न्यूटन बोले तो गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी ऐसा बताया जाता है, लेकिन नहीं, गुरुत्वाकर्षण से बहुत वर्षों पहले ये बता दिया था किसने? ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था, इसलिए इसे भारत का क्या कहा जाता है? न्यूटन कहा जाता है। तो ब्रह्मगुप्त की जो रचना है वो कौन सी है साथियों? ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, ये इसकी रचना साथियों ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ब्रह्मगुप्त की, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। और इसी रचना के लिए ये प्रसिद्ध भी है। एक और रचना भी मिलती है खंड खाद्यक, ठीक है, तो उसको भी आप लोग लिखो तो लिख लो, वैसे ये परीक्षाओं में नहीं आती। खाद्यक, ठीक है, द और ये दे है, ठीक है, तो खाद्यक, तो खंड खाद्यक ये भी इनकी रचना है। दूसरी रचना की हम चर्चा करें तो ब्रह्मगुप्त के बारे में जब भी आप लोग याद करते हो तो ध्यान रखना, इसने शून्य के सिद्धांतों को विस्तार से क्या किया था, बताया था, और गुरुत्वाकर्षण थ्योरी को भी बताया था, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना भैया। गुरुत्वाकर्षण के बारे में इसने बहुत पहले दुनिया को बता दिया था सिद्धांत। और वैसे ये मूलतः सिद्धांत माना किसका जाता है, आप सब लोग जानते हो, न्यूटन का माना जाता है, इसलिए भारत का न्यूटन कहा जाता है। और एक मैंने आप लोगों को बताया है शून्य के सिद्धांत की व्याख्या इन्होंने की थी, व्याख्या, ठीक है। तो ये था आपका एक और विद्वान ब्रह्मगुप्त साथियों। तो विज्ञान के क्षेत्र में भी गुप्त काल, हालांकि एक चीज मैं आपको और बता देता हूं यहाँ पर, ये जो ब्रह्मगुप्त है इसका काल 600 के आसपास, 600 के बाद माना जाता है। इसकी रचना का जो काल है 628 तक मान लिया जाता है, और 550 यहाँ पर पीछे हम गुप्त काल को पूरा कर देते हैं, लेकिन इसको भी गुप्त काल का ही भाग मान लिया जाता है। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये थोड़ा सा कुछ चीजें अपवाद स्वरूप भी मिलती हैं, तो ब्रह्मगुप्त को गुप्त काल के अंदर भी शामिल किया गया, ध्यान रखना। और ब्राह्मिक, लघु जातक, वृहत जातक, वृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका इसकी रचना है। और विज्ञान के बारे में मैंने बताया दोनों, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, खंड खाद्यक, भारत का इसे क्या कहा जाता है साथियों? न्यूटन कहा जाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पर बताना नहीं भूलूंगा, वो है ये ब्रह्मगुप्त की चर्चा करोगे ना साथियों तो ये भीनमाल का था भैया। भीनमाल तो आप सब लोग जानते हो, भीनमाल जालोर राजस्थान के इधर गुर्जर प्रत्यार वाला क्षेत्र, तो भीनमाल का ये भी एक गणितज्ञ था, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। भीनमाल का गणितज्ञ कौन था? ब्रह्मगुप्त था साथियों। इसी के साथ आपकी ये कक्षा साथियों अब संपन्न होती है। मैंने
यानी गुप्त साम्राज्य के बारे में काफ़ी दिनों से कक्षाएं धीरे हुई थी, लेकिन आखिरकार हमने इसे संपन्न कर दिया साथियों। मुझे आशा है कि आप सब लोगों को ये कक्षा जरूर पसंद आई होगी। अब हम कक्षाओं की गति थोड़ी बढ़ाने वाले हैं, है ना। जैसा भी फटाफट कक्षा करने का हमें टाइम मिले तो बहुत बेहतर रहेगा। और साथियों लगातार पढ़ते रहिए, और है ना, ये चीज़ें क्या होती है, एक एक बार हम इसको क्या व्यवस्थित रूप से लिख लेते हैं ना, तो फिर याद करने में बिल्कुल सहूलियत हो जाती है। और मैंने कुछ लिंक करके कुछ चीज़ों को याद करवाने की पूरी कोशिश की है। जैसे ये ब्रह्मगुप्त तो नाम से ही पता चल रहा है, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने कहा कि ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बताता है, तो इसे भारत का क्या कहते हैं, न्यूटन कहा जाता है, शून्य का सिद्धांत। जैसे कालिदास को शेक्सपियर, क्यों कि शेक्सपियर क्या है, अंग्रेजी का बहुत विद्वान है, हेमलेट उसका प्रसिद्ध नाटक है। उसी प्रकार हमारे कालिदास के कुछ नाटक, मैंने सारे नाटक 3 नाटकों की चर्चा की, 4 पूरे काव्य थे वो भी बताए। हालांकि कालिदास की बहुत सारी रचनाएं, लेकिन इन 7 को ही मान्यता दी मिली है, प्रमाणिकता मिली है, ठीक है। तो वराहमिहिर, इसमें आप लोग थोड़ा सा लघु व्रत दोनों याद कर लेना, लघु जातक भी है, व्रत जातक भी है। व्रत के साथ एक और व्रत याद करना, व्रत संहिता। और फिर क्या बच गया, पंच सिद्धांतिका। तो ये थी साथियों आपकी कक्षा। अब आप लोग मुझे भी इजाजत दीजिए, मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। लगातार साथियों पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने आप को और अपने घर वालों को इस महामारी से जरूर बचा के रखिए, है ना। घर में रहिए, खुश रहिए। और साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद की सेना।